हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक का नाम है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अर्थात आईवीपी एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अर्थात बीवीपी। ठीक है, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं प्रारंभिक मान समस्या और परिसीमा मान समस्या। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रारंभिक मान समस्या और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम कहते हैं परिसीमा मान समस्या। तो इनकी परिभाषाएं क्या हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। ये इनकी परिभाषाएं हैं और फिर हम कुछ सवालों को हल करेंगे। दोस्तों, जब हम परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी कठिन लग रही है, या हो सकता है आपको थोड़ा डाउट लगे या देर से समझ में आए, किंतु आप घबराइएगा नहीं। जब हम ये तीनों पॉइंट पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको इनमें फर्क बताऊंगा कि क्यों अलग अलग 3 पॉइंट बने, किसको अपन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, किसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, कब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर की कही जाएगी, कब वो सेकंड ऑर्डर की कही जाएगी, दोनों में फर्क क्या है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें सब आपको बताऊंगा। आप बस धैर्य रख के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हमने यहाँ पर जो 3 सवाल लिख रखे हैं वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और वो सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस को। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की डेफिनेशंस। देखिए, इन सभी डेफिनेशंस को हमने 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है पहले अपन उसको देखते हैं, फिर अपन उसमें फर्क करते हुए यानी कि डिफरेंस देखते हुए क्या क्या फर्क है, कौन कौन सी बातों में यहाँ पे फर्क लिखा गया है, ताकि मतलब समझ में तो आए। कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो हमको तुलनात्मक रूप में पढ़ना चाहिए, अर्थात यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं लिखी है, इस बात में इस बात से नया क्या है। तो जब आप इस रूप में पढ़ोगे ना तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा और यहाँ पे भी हम वही तरीका अपनाएंगे ताकि वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि कब कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम किस रूप में कही जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखे हैं, अच्छा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सुनिए, जब आप इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन वाई एक्स है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई एक्स पता करने की समस्या को फर्स्ट ऑर्डर की प्रारंभिक मान समस्या यानी फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, जहां वाई एक्स जो है वो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। कौन सा प्रतिबंध है? वाई एक्स जीरो बराबर वाई जीरो, यानी कि एक्स के किसी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू वाई जीरो है। वाई जीरो यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए अगर आप इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन पता करते हैं वाई एक्स, तो ये सॉल्यूशन पता करने की जो समस्या है उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ठीक है सर, डेफिनेशन तो समझ में आ गया, परंतु इसको इनिशियल इनिशियल शब्द यहाँ पे क्यों आया, प्रारंभिक मान क्यों आया, क्यों इसको प्रारंभिक मान समस्या बोल रहे हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की क्यों बोल रहे हैं, ये सब अपन देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप देखिए कि इसको फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x का जो मान है x जीरो, मतलब कि केवल एक मान है, x की केवल एक वैल्यू है और उस एक वैल्यू को अपन x जीरो, इसी को अपन प्रारंभिक मान के चल रहे हैं। ये x का जो मान है x जीरो, ये प्रारंभिक मान है, इकलौता मान है, एक मान है। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, आगे चल करके जब आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पे x के कितने मान रहेंगे? 2 मान। तो पहली बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशंस हमको दी हुई होती है, ठीक है, जो कंडीशंस हमको दी हुई होती है या
कहिए कि जो हमको प्रतिबंध दिए होते हैं, किसमें, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो प्रतिबंध दिए होते हैं उसमें x का केवल एक ही मान रहता है, x के केवल एक मान पर वो आधारित रहते हैं, इसलिए हम उनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अगर x के दो मानों पर आधारित हमारे पास प्रतिबंध दिए हो, x के कितने मान, दो मानों पर आधारित अगर आपके पास कंडीशंस दिए हुए हो तो समझ लीजिए कि वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखा, अब चलिए देखते हैं सेकंड ऑर्डर का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, उसको अपन ने पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड ऑर्डर का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात अपन कर रहे हैं, तो इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन अपने को पता करना रहेगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो सेकंड ऑर्डर का रहेगा। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश, ठीक, एफ एक्स यानी कि यहाँ पे जो फलन है वो किनका किनका, यहाँ पे कौन कौन दिखाई देगा आपको, एक्स वाई वाई डैश ये सब दिखाई देगा। और क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, तो वाई डबल डैश अर्थात सेकंड डेरिवेटिव तो दिखाई देवेच करेगा, तो ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, सेकंड ऑर्डर का आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, वाई का सेकंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम उसको सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे, इसको इक्वेशन 2 हमने नाम दिया है, ठीक है। तो इस सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर अब जो कंडीशंस दी गई है उसको अपन देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या दी गई है। तो देखो दो कंडीशंस आपको दी गई है। अब आप बोलोगे सर यहाँ दो कंडीशंस क्यों दी गई है, वहां एक कंडीशन क्यों दी गई है, क्योंकि दोस्तों आप कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नजर आएंगे, तो उन दोनों का निर्धारण करने के लिए दो प्रतिबंधों की जरूरत पड़ेगी। तो दो प्रतिबंध देखो तो सही किस तरीके से दिए, आपको प्रतिबंधों को ध्यान से देखना है। एक प्रतिबंध आपको दिया है वाई एक्स जीरो बराबर वाई जीरो, और दूसरा प्रतिबंध दिया है वाई डैश एक्स जीरो बराबर वाई वन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें नई बात क्या है, गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जो एक्स की वैल्यूज है वो सेम है, यानी एक्स जीरो है, यहाँ पे भी एक्स जीरो, यहाँ पे भी एक्स जीरो। तो कहने का अर्थ यहाँ पे x के दो मान इस्तेमाल नहीं हुए, x का एक ही मान इस्तेमाल हुआ है, जो मान यहाँ है वही मान यहाँ है, यानी x के दो अलग अलग मान नहीं है, x का एक ही मान है, और उस एक ही मान के करस्पॉन्डिंग हमको दो प्रतिबंध दिए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे x की एक ही वैल्यू हमको दी गई है, दोनों प्रतिबंधों में x का वही वैल्यू दिया है, वही मतलब सेम वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो जहां y0 और y1 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि इनकी कोई ये कोई न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगी, ये कोई वैल्यूज रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसी स्थिति में इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन y(x) ज्ञात करने की जो समस्या है उसको अपन बोलेंगे प्रारंभिक मान समस्या, कितने कोटि की, द्वितीय कोटि की, सेकंड ऑर्डर का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमको जो दो प्रतिबंध दिए गए हैं उन दोनों में x की वैल्यूज जो है वो सेम है, यानी x की केवल एक वैल्यू दी हुई है, x की एक ही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको दो कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में सर क्या बतलाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में x के कितने मान दिए होंगे, दो मान दिए होंगे, और x के दो मानों के संगत दो अलग अलग प्रतिबंध, यानी x का एक मान के संगत एक प्रतिबंध, फिर x का दूसरा मान के संगत दूसरा प्रतिबंध दिया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो अलग अलग मान दिए तो वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा, अर्थात परिसीमा मान समस्या कहलाएगा। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन y(x) पता करने के लिए जो भाई आप सॉल्यूशन पता कर रहे हैं, मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सॉल्व करना तो प्रॉब्लम है, तभी आप उसको सॉल्व कर रहे हो, इसलिए उस प्रॉब्लम का नाम है, मतलब इसलिए उसको प्रॉब्लम कहा जा रहा है। अब वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कब कहला रही है, जब x के सिंगल मान पर आधारित हो, और x के अगर दो मान दिए हो तो वही प्रॉब्लम को हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। अच्छा, अब दो मानों के लिए हमारे पास कितनी कंडीशंस हो सकती है, देखो अब दो अलग अलग मान दिए, देखो एक जैसे y(x0) बराबर अल्फा, y(x1) बराबर बीटा, देखो x के दो अलग अलग मान इस्तेमाल हुए, x0 और x1, ठीक है। तो एक मान यहाँ पे y का अल्फा मिला है और यहाँ पे बीटा मिला है। या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, क्वेश्चन में आपको
इन तीनों में से कोई भी एक रूप दे सकते हैं। इन तीनों, ये एक जोड़ी हो गया, दूसरा जोड़ी हो गया, तीसरा जोड़ी हो गया, तो तीनों जोड़ियों में से आपको कोई भी कंडीशंस मिल सकती है। अब दूसरा युग्म का आप कंडीशन देखो, दूसरा पेयर का क्या कंडीशन है, y(x0 बराबर अल्फा के साथ y'(x1 बराबर b मिल जाए। ठीक है, ये डैश है y, इसी जैसे ये y(x1), ये y(x1) है ना, ये y'(x1) है, तो भैया इसका डेरिवेटिव है ना, इसको अपन ने बीटा नाम दिया, इसको अपन ने नाम थोड़ा बदल दिया, इसको b कह दिया। ठीक है, तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि या तो आपको y के टर्म्स में कंडीशंस मिलेगी, या तो आपको एक y और एक y' के टर्म्स में आपको कंडीशन मिलेगी। लेकिन फर्क किस बात का है, इस पूरी प्रॉब्लम, यानी कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही समीकरण 2 है, इसी का सॉल्यूशन आप पता कर रहे हो। लेकिन इसी का सॉल्यूशन पता करने के लिए अगर आपको x की एक ही वैल्यूज के संगत दो कंडीशंस दी हो, तो यही सॉल्यूशन पता करने की समस्या को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। और अगर x की दो अलग अलग वैल्यूज दी गई हो कंडीशंस में, तब इसी को हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। yx का निर्धारण करने की जो समस्या है, उसी को यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कब कहेंगे, जब आपके पास x के दो अलग अलग मान दिए हो। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भैया y(x0) y(x1) दे दिया जाए, उसको अपन अल्फा बीटा बोल दिया। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि एक कंडीशन आपको y(x0) के रूप में दी हो, दूसरा y' के टर्म्स में दी गई हो, है ना भाई। देखो यहाँ पे x0 पर जो y का मान है वो अल्फा है, और x1 पर y' का मान b है। अब तीसरी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि x0 पर y' की वैल्यू a और x1 पर y की वैल्यू बीटा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन तीनों रूपों में से कोई एक रूप आपको प्रश्न में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दे सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे क्यों बने, क्योंकि दोस्तों वास्तव में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y(x) पता करते हैं, वास्तव में यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो उसकी बात हमने आपको पहले ही बताई कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, वास्तव में हम इस पूरी बातों को अंतराल x0 x1, ये ओपन इंटरवल x0 x1 में देखते हैं। तो आप देखो ये इसका शुरुआती बिंदु हो गया और ये इसका आखिरी बिंदु हो गया। तो इस आधार पर आप देख सकते हो कि शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु दोनों पर अगर y की वैल्यूज दी गई हो, तो ये एक प्रकार का पैटर्न हुआ, एक प्रकार की बाउंड्री कंडीशंस हुई। ठीक है, अगर शुरुआती बिंदु पर ये y की वैल्यू दी हो और ये अंतिम बिंदु पर y' की वैल्यू दी हो, तो ये दूसरी प्रकार की कंडीशन हुई। ठीक है, तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि शुरुआती बिंदु पर y' की वैल्यू दी गई हो और ये आखिरी वाले बिंदु पर y की वैल्यू दी गई हो, है ना भाई, फर्क है दोनों में। यहाँ पे शुरुआती में y की वैल्यू दी गई है, x0 पर y की वैल्यू दी गई है, और अंतिम बिंदु यानी x1 में y' की वैल्यू दी गई है। और इसमें क्या है, शुरुआती बिंदु यानी x0 पर y' की वैल्यू दी गई है, जबकि अंतिम बिंदु x1 पर y की वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तीनों में से कोई भी अगर एक पॉसिबिलिटीज आपको प्रश्न में दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करने की समस्या को अपन कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। दोस्तों जब आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पता करते हैं, तो उस समय जो आपको कंडीशंस दी गई होती हैं, जैसे ये तो ये सब कहलाती हैं इनिशियल कंडीशंस। अर्थात इनिशियल कंडीशंस बोलने का मतलब ये कि प्रारंभिक प्रतिबंध। तो जब आप प्रारंभिक मान समस्या को हल करते हैं, उस समय आप जिन प्रतिबंधों की मदद लेते हैं वो प्रतिबंध कहलाएंगे प्रारंभिक प्रतिबंध। और जब आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब आप जिन कंडीशंस की मदद लेते हैं वो बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगे, अर्थात परिसीमा प्रतिबंध कहलाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखे हैं, साथ में उनके साथ कुछ कंडीशंस दी है। अर्थात अब आपको यहाँ पे पता करना है कि कौन सी इसमें से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, कौन सी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो वो कौन से ऑर्डर की है, चलिए पता करते हैं। सबसे पहले आप देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको कंडीशन दी गई है, यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन दी गई है, x की केवल इकलौते वैल्यू पर आधारित है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, x की केवल एक ही वैल्यू दी गई है, मतलब समझ जाइए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करने की समस्या को आप क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। क्योंकि ये इसका जो कंडीशन है इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसलिए इनिशियल कंडीशन कहलाएगा, जो कि x के केवल एक मान पर आधारित है। तो वो मान कौन सा, 0, आप यहाँ पे देख लो।
ठीक है, x बराबर 0 पर y का मान 1 है। चलिए दूसरा आप देखिए, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑर्डर का दिखाई दे रहा है, साथ में जो कंडीशंस आपको दिए गए हैं उसमें गौर से देखो, यहाँ पे x का मान जो है वो सेम है, यानी x के केवल इकलौते मान पर आधारित है। ये जो दोनों आपको कंडीशन दिया है वो x बराबर 0 पर ही आधारित है, यानी x के दो अलग अलग मान नहीं है, x का एक ही मान है। ठीक है, तो इसलिए इन कंडीशंस को आप बोलेंगे इनिशियल कंडीशंस, और ये समस्या, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने की जो समस्या है उसको आप क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। तीसरा आप देखो, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, साथ में जो आपके पास कंडीशंस यहाँ पे दिए वो x की दो वैल्यूज पर आधारित है, एक यहाँ पे x बराबर 0 के संगत y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 के संगत y बराबर 1। तो x की दो अलग अलग वैल्यूज पर आधारित ये कंडीशंस है, इनको हम बाउंड्री कंडीशंस कहेंगे, और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इन प्रतिबंधों के तहत सॉल्यूशन ज्ञात करने की जो समस्या है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। तो दोस्तों मुझे पक्का पूरा यकीन हो गया है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सभी, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत सरल काम है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो जब उसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करते हो तो वहां पर आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मिलते हैं। अब क्या करना होगा आपको, जब आप जनरल सॉल्यूशन प्राप्त कर लोगे तो बस आपको इतना ही सा कार्य एक्स्ट्रा करना है। कौन सा कार्य एक्स्ट्रा करना है कि ये जो कंडीशंस आपको दी गई है, इन कंडीशंस को आपको वहां अप्लाई करके उन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, और कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकाल करके वापस आप जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दोगे तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जो कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन पहला सवाल देखते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए हो, मैंने इनको भी बता दिया आपको कि इनमें से कौन सी क्या प्रॉब्लम है, अब बस हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स, अब पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो साफ साफ पता चल रहा है कि वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर साइन 2x, साफ साफ पता चल रहा है कि ये y में लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इन y। ठीक है, ये y में एक रैखिक समीकरण है जो कि आपको साफ साफ इस रूप में दिखाई दे रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। p की जगह कौन है, y के साथ जो है वो p है अर्थात 10x है, q कौन है, इस पार वाले को q बोलेंगे साइन 2x। ऑब्वियसली बात है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक फैक्टर पता करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है e की घात समाकलन पी डी एक्स। e की घात समाकलन p का मान कितने दोस्तों, यहाँ पे 10x dx, 10x का समाकलन कितना होता है log sec x, e की घात log sec x मतलब हो जाएगा sec x। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि है ना भाई, e की घात में जब log e वाला कोई टर्म होता है तो e log e मतलब वो 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर में log e a, तो बराबर कुल मिला के कितना हो जाएगा a। ठीक है, e की पावर में अगर log e वाला कोई चीज हो तो जो यहाँ रहता है बस वही बचता है, बस खत्म। ठीक है, तो दोस्तों तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, sec x आया। अब चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिखिए। अतः डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या होगा, तो y इंटू आई एफ, ठीक है, y इंटू आई बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। चलिए फटाफट i का मान रखिए, y इंटू आई एफ का मान क्या है sec x बराबर इंटीग्रेशन q का मान क्या है दोस्तों साइन 2x, आई एफ का मान क्या है sec x dx प्लस सी। अब चलिए क्या हो जाएगा, y sec x इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन 2x मतलब होता है, देखो साइन 2x मतलब 2 साइन x cos x, और sec x मतलब 1 अपॉन cos x, तो cos cos कटेगा, 2 साइन x आएगा, 2 बाहर निकालो, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। देखो यहाँ तक का काम तो आप खुद भी कर सकते थे क्योंकि ये बहुत सरल है, ये मतलब ये काम तो हमारा पुराना है, पहले ये सब इतना तो करती हैं, और यहाँ पे आप इसको सॉल्यूशन बोल देते थे, परंतु यहाँ पे आपको यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन दी है वो यहाँ पे अब अप्लाई करना है, बस उतना ही काम एक्स्ट्रा करना है। अब इस इनिशियल कंडीशन को समझो, यहाँ पे y0 बराबर 1 बोल रहा है,
बोलने का मतलब ये कि x बराबर 0 पर y का मान 1 है, x बराबर 0 पर y का मान 1 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है, x बराबर 0 पर यहाँ पे y का मान कितना है, y का मान 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको y0 बराबर 1 ये आपको दिया है प्रश्न में, इनिशियल कंडीशन आपको दी है, अर्थात करके आप लिखेंगे y0 बराबर 1 अर्थात x बराबर 0 पर y का मान 1 रखने पर, चलिए रखिए, तो y की जगह 1 रखना है, जब x की जगह 0, तो sec 0 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 2 मतलब ये -2 और cos 0 फिर हो जाएगा 1 और प्लस c, तो c का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 इस पर आके जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब ये c का मान वापस आप इस समीकरण नंबर 1 में रख लो, आपका काम बन जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आपको कितना मिला दोस्तों, y sec x बराबर -2 cos x प्लस 3। अब आप क्या काम कीजिए, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो sec x को आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, डिवाइड में आ जाएगा, और sec x का उल्टा क्या होता है cos x, मतलब sec x जैसे ही इधर आएगा cos x बन जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो y बराबर, ठीक है, तो 3 को मैं पहले लिख देता हूँ, 3 cos x और -2 cos स्क्वायर x, ऐसा समझिए, ठीक है। sec इधर आया 1/sec होगा, 1/sec यानी क्या होता है cos, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपका फाइनल है, ये आ गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब ये दोस्तों तो आप बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं रखा है, बहुत इजी है। चलिए वैसे मैं आपको बतला देता हूँ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, बस वो जो कांस्टेंट्स है ना उनकी वैल्यू आपको निकालनी है इन कंडीशंस की मदद से, बस, और कुछ भी नहीं रखा है इसमें। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1, साथ में आपको कंडीशंस दी गई है, इनिशियल कंडीशंस दी गई है, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है एक्स की सेम वैल्यूज हैं, यानी एक्स की दो अलग अलग वैल्यू नहीं है। तो ये हमको दी हुई जो प्रॉब्लम है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए सॉल्व करने के लिए इसमें तो इसका सॉल्यूशन में तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप तुरंत एक बार समाकलन कर दो, एक बार समाकलन करोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि ये डबल अवकलन है यानी कि द्वितीय अवकलज है, एक बार समाकलन करने से एक अवकलज इसका कम हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और क्योंकि अपन समाकलन किए तो एक समाकलन नियतांक अपने को लेना पड़ेगा, मान लीजिए C1, ठीक है। दोस्तों देखिए ये द्वितीय अवकलज था, तो एक बार समाकलन करने से एक इसका अवकलज कम हो गया, ये द्वितीय अवकलज से सिंगल अवकलज में आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक बार और समाकलन करेंगे, तो अब ये y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, परंतु दो पहले से है तो एक्स क्यूब बाई कितना हो जाएगा 6, इधर x का एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर C1 x हो जाएगा और एक और कांस्टेंट आएगा C2। अब ये सॉल्यूशन तो हो गया, परंतु C1 C2 की वैल्यू तो पता करनी है ना, और जिनके लिए हमारे पास ये कंडीशन तो दी हुई है ना, तो पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, y0 बराबर 1 अर्थात x बराबर 0 रखने पर y का मान 1 आ रहा है, तो इसको अप्लाई कीजिए, x बराबर 0 रखिए और y की जगह 1 रखिए, तो क्या मिलेगा बताइए 1, ठीक है, y की जगह 1 मैंने रख दिया, x बराबर 0 रखने से ये 0 ये 0 ये 0 खत्म, बचेगा कौन C2, तो C2 का मान 1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन लगाइए, y डैश 0 बराबर 0, y डैश 0 मतलब डायरेक्ट अब ये जो ये तो y डैश है ना भाई, ये तो y डैश है, तो इसमें लगाइए आप, क्योंकि देखो y डैश 0 बराबर 0 बोल रहा है तो y डैश तो अपने पास है, तो वहां पे आप x बराबर 0 रखने पर y डैश का मान 0 रखिए, तो y डैश का मान 0 रखिए, और है ना भाई, कब ऐसा रख रहे हैं, y डैश का मान 0 कब हो रहा है, जब x का मान 0 है, तो x बराबर भी 0 रखो यहाँ पे, 0 प्लस 0, और बचेगा कौन, यहाँ पे C1 बचेगा दोस्तों, C1, तो C1 का मान कितना आया, C1 का मान 0 है यहाँ पे, तो C1 और C2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, जो आपने जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे पता किया है उसमें आप C1 C2 का मान रख दो, खेल खत्म। तो चलिए रखिए C1 C2 का मान, तो y बराबर एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1, ठीक है, C2 का मान 1 रखे, C1 का मान तो 0 है, ये खत्म, तो ये आपका ये आंसर आ गया। कुछ कठिन नहीं है, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और कंडीशंस को वहां पे अप्लाई करना है, और जो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनका मान निकाल के वापस आप जनरल सॉल्यूशन में रख दीजिए, आपका अंतिम उत्तर आपके पास होगा, ठीक है दोस्तों।
तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये आप बनाइएगा, कहीं भी डाउट आएगा तो पूछिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।